हाँ। बैनर लगा के जज्बा में लोग हैं ही, वेट कर रहे हैं, यहाँ आ ही रहे हैं आपके पक्ष में। तो आपने जो खतौली वतौली में जो कुछ। जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर जी खड़े हैं और इनको कहा जाए अगर पार्ट 2 काशीराम तो भी कम नहीं है। जिस तरीके से ये दलितों की, पीड़ितों की आवाज को उठाते रहते हैं, तो आज हम इनसे कुछ बात करेंगे कुछ मौजू के ऊपर। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज देश के दूसरे नंबर के जो उद्योगपति थे, हम दो हमारे दो के, आज वो 22वें नंबर पे आ गए, उस पर क्या कहेंगे? झूठ के पैर नहीं होते हैं। ज्यादा दिनों तक देश में अपने राजनीतिक मित्रों के द्वारा जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता। आज उनकी पोल खुली है। जिस तरह से उन्होंने बेनामी कंपनियों के जरिए अपने ही शेयर के दाम बढ़ा के और चाइना से 10 का माल खरीद के यहाँ 50 में बेच के जो है जिस तरह संपत्ति कमाई थी, वो हिडनबर्ग ने जो है वो जनता के सामने रखी और इसलिए उनकी जो है क्रेडिबिलिटी उद्योग व्यापार में गिरी, इसलिए उनके शेयर के दाम गिरे हैं। तो 2 से 22 पे जो लोग ये अपने आप को कभी कभी तानाशाह समझ लेते हैं, वो 2 से 22 पे आ गिरते हैं। हो सकता है 22 की जगह अभी जो है ना वो 52 पे भी चले जाएं। अच्छा, एक सवाल और कि जैसे बॉम्बे पोर्ट के ऊपर पिछले दिनों 33,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी और पोर्ट अडानी के अंडर में, लेकिन उस पर जांच एजेंसियों ने कोई वो नहीं की। बाकी और दूसरे नेतागण के ऊपर IB, IT क्या क्या की रेड पड़ती रहती है। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर के मित्र हैं वो, इतनी तो छूट उन्हें मिलनी चाहिए देश में भाई। अगर प्राइम मिनिस्टर के मित्र कोई अपराध करते हैं उसको अपराध नहीं माना जाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री के इतने प्यारे दोस्त को हमें कुछ तो छूट देनी चाहिए, चाहे वो 3,000 करोड़ की ड्रग्स हो या 30,000 करोड़ की ड्रग्स हो, उनको बहुत सारी चीजें माफ है क्योंकि उनके मित्र जो हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे चंद मित्रों की वजह से ये देश उन्होंने खोखला कर दिया है। अगर मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं कि अगर वो कल इस कर्ज के साथ भाग जाते हैं तो देश की इकोनॉमी पे जो प्रभाव पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? प्राइम मिनिस्टर। अभी सेबी ने, अभी जो है IT ने उनके ऊपर उनके एक ना कोई FIR दर्ज की है, ना उनकी कोई जो है इन्वेस्टिगेशन का प्रयास किया है, ना उनसे कुछ पूछताछ हुई है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से CBI, ED, इनकम टैक्स को कोई डायरेक्शन नहीं मिली है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करनी है। मुझे लगता है कि ये भी नीरव मोदी की तरह, ललित मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह कुछ एक दिन देश छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलित को ना मारा जाए, उनके ऊपर उत्पीड़न ना किया जाए, वो मुझे मारो, लेकिन वहीं पर ये देखा जाता है कि दलित हो या अल्पसंख्यक हो, आए दिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं पीड़ा होती रहती है, पीड़न होती रहती है। वहीं पर पत्रकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं पर पत्रकारों के पास ऊपर भी उत्पीड़न होता है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं पत्रकारों से पहले जो जिन 2 समाजों की आपने बड़ी पैमाने में बात की, दलित और मुस्लिम, उनको ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जो आज हो रहा है उसको जिम्मेदार वो खुद है। एक तरह से सताए गए लोग, एक तरह से ठगे गए लोग, एक तरह से की समस्याओं में रहने वालों, एक तरह की आबादी के लोग अगर इस लोकतंत्र में एकजुट नहीं हो रहे हैं तो जो उनकी पीढ़ियों के साथ और वर्तमान में जो उनके साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार वो खुद है। अगर आज भी जानवरों को अकल आ जाती है, अगर पूरे जंगल में आग लग जाए तो जानवर एकजुट हो जाके, जो एक दूसरे के जाति दुश्मन हैं, जन्मजात, सांप और नेवला, बिल्ली और चूहा, इस तरह के जानवर भी एकजुट हो जाते हैं और अपनी जान की रक्षा करते हैं। लेकिन इस देश का दलित और मुसलमान और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इतने जानवरों से भी ज्यादा अपने भविष्य के बारे में सोचने के प्रति जो है बेवकूफी कर रहे हैं कि कल उनके हिस्से में देश में कुछ भी नहीं बचने वाला। अगर आज नहीं तो कल। अभी तो कुछ लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले कल में आम आदमी तक भी आंच आएगी और जो पिछले संविधान के आने वाले कुछ समय में हमने अर्जित किया है वो सब ये सरकार लूटने का प्रयास करेगी, वापस इस देश में गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन आज भी हमारे लोग नहीं समझ रहे। मेरा बस यही संदेश है कि वो अपनी वोट की ताकत को समझे और अपनी जो है इस देश में अपनी जिम्मेदारी को समझे। 2024 में आपकी रणनीति क्या है? उससे पहले 2023 भी है, अभी नगर निकाय चुनाव है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी रणनीति यही है कि हम गांव तक पहुंच के उस समाज को तैयार करें जो गांव में रहता है लेकिन उनके अधिकारों की बात कहीं हो नहीं रही है। एजुकेशन का बजट कम हुआ है, अभी बजट पे आपने मुझसे पूछा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हेल्थ का बजट कम हुआ है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसके बच्चे जाते हैं इलाज करवाने के लिए? गरीब का जाता है। हाँ, तो वो उनको इलाज ना मिले बेहतर, वहाँ बेहतर सुविधाएं ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है आपके मेरे लिए। पर सरकारी स्कूल में किसका बच्चा जाता है? गरीब का बच्चा जाता है। उसका बजट कम किया गया। सरकार चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें और सवाल ना पूछे, सवाल पूछने वाले ना बने। हाँ, और जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स, जिन लोगों ने कहीं थोड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है, उनके साथ क्या हो रहा है आप देख लीजिए। मैं अपराध को अपराध कहता हूँ, लेकिन अपराध के नाम पे अगर मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे अगर हमला होगा, जैन पे, बौद्ध पे, सिखों पे, तो हम लोग बोलेंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सरकार याद रखे कि जिस दिन ये खड़ा होगा ना समाज, तो इनकी ऊंचाई इतनी होगी कि आज जो सरकार में बैठे हैं वो इनके जूतों के कद के बराबर रहेंगे। मेरी बात को याद रखना। अभी हमारे लोग तैयार नहीं हुए हैं, अभी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस दिन हक अधिकार की लड़ाई, जैसे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे जिस दिन लड़ने के लिए मन बनाया संघर्ष करने का, तो उस दिन देखना 85% आबादी है इस देश में, कमजोर शोषित वर्ग के लोग। जिस दिन एकजुट होगी तो एक ही दल से दो सरकार बन जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये देखा आपने, जैसे हमारे साथ में इस वक्त आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण जी थे, और बहुत ही अच्छी उन्होंने बात कही कि वक्त आ गया है कि दलित और मुस्लिम को एक मंच पे खड़े होकर एक साथ सरकार से सवाल पूछना चाहिए। क्यों कि जैसा उन्होंने कहा कि अरे शिक्षा के ऊपर और सरकारी अस्पतालों के अंदर जो बजट कम हुआ है, ये भी एक गंभीर मुद्दा है। कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ में जाविर शेख, प्रहारी, मुंबई।